हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में हमें भारत की भौतिक विशेषताएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिमालय का भाग और पठारी भाग पढ़ लिए थे। अब तीसरा भाग आता है पहाड़ी भाग। पहाड़ी भाग जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 18% भाग पर फैले हुए हैं। पहाड़ी भाग जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 18% भाग पर फैले हुए हैं। अब हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी आती है? चंबल नदी। फिर आती है विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। फिर आती है सतपुड़ा पर्वतमाला और अजंता पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो आप याद रखिएगा, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को कौन सी नदी अलग कर रही है? चंबल नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा को नर्मदा नदी अलग कर रही है, और सतपुड़ा और अजंता को ताप्ती नदी अलग कर रही है। सबसे पहले आती है अपनी अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है अरावली। और अरावली का जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यह तो होगी अरावली, तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। जबकि विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है। हिमालय जो है विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। अरावली किसका अवशेष है? अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये राजस्थान का भौतिक विशेषताएं पढ़ेंगे जिसमें आएगा ये अरावली वाला, तो वहां पर विस्तार से समझाया जाएगा। अरावली जो है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इस अरावली का जनक या पिता किसे माना जाता है? अरब सागर को माना जाता है। अब आता है अरावली का प्रारंभ कहां से होता है? तो अरावली का जो प्रारंभ है वो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से होता है। अरावली का प्रारंभ खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से होता है। जबकि अंत कहां होता है अरावली का? राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली में इस अरावली पर्वतमाला का अंत होता है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है अरावली की लंबाई। और औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। कुल लंबाई तो है 692 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है 930 मीटर। और अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और ये कहां पर स्थित है? माउंट आबू सीकर में। गुरु शिखर जो है ये हिमालय से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर हिमालय से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। यह होगी आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। फिर आती है दूसरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जिसका विस्तार कहां से कहां तक है? चित्तौड़गढ़ से सासाराम बिहार तक ये एक ब्लॉक पर्वत है। चित्तौड़ से सासाराम बिहार तक इसका विस्तार है और ये एक ब्लॉक पर्वत है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से संपन्न विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कौन कौन से पाए जाते हैं खनिज? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। भारत को आर्य संस्कृति तथा द्रविड़ संस्कृति में विभाजित करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। भारत को आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति में विभाजित करने वाली पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और इसका सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में। और इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। सर्वाधिक विस्तार एमपी में। और कुल लंबाई कितनी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की? 1200 किलोमीटर। फिर आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है हिमालय के नदी तंत्र को दक्षिणी भारत के नदी तंत्र से अलग करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र से अलग करती है। हिमालय के नदी तंत्र को दक्षिणी भारत के नदी तंत्र से अलग करने वाली और अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र से अलग करती है हिमालय को विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, जो इसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से अलग करती है। आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये देखिए अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी। और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कौन सी नदी अलग करती है? नर्मदा नदी। फिर आएगा सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणी को कौन सी नदी अलग करती है? ताप्ती नदी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से अलग करती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी को कौन सी नदी? नर्मदा नदी। विंध्याचल के उत्तरी पूर्वी भाग की पहाड़ियां बिहार और झारखंड में कैमूर, भंडेर या भारनेट की पहाड़ियां कहलाती हैं। विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी पूर्वी भाग की जो पहाड़ियां हैं उसे बिहार और झारखंड में कैमूर की पहाड़ियां और भंडेर की पहाड़ियां या फिर भारनेट की पहाड़ियां भी कहते हैं। अब आती है अपने तीसरी पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? दो समान अंतर वाले भ्रंश जो होते हैं ना, भ्रंश घाटी, ये भ्रंश तो आप जानते होंगे कि दो समान अंतर वाले भ्रंशों के बीच के भूखंड के ऊपर उठ जाने से या फिर दो समान अंतर वाले भ्रंश के
बाहरी भूखंड के नीचे धंस जाने से जिस उच्च भूमि या पर्वत का निर्माण होता है ना, उसे कहते हैं हम ब्लॉक पर्वत। इसका आकार क्या होता है ब्लॉक पर्वत का? मेज के समान होता है, मेज टेबल के समान इसका आकार होता है ब्लॉक पर्वत का, जिसका ऊपरी भाग तो सपाट होता है और इसके किनारे क्या होते हैं? तीव्र ढाल वाले होते हैं। और ये ब्लॉक पर्वत जो है इनकी उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है। तो ब्लॉक पर्वत उन्हें कहेंगे जो दो समानांतर भ्रंशों के बीच के भूखंड के ऊपर उठ जाने से या फिर दो समानांतर वाले भ्रंशों के बाहरी भूखंडों के नीचे धंस जाने से निर्मित उच्च भूमि या पर्वत ब्लॉक पर्वत कहलाता है। अब आते हैं 4 मुख्य पहाड़ियों के रूप में ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विभाजित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है 4 मुख्य पहाड़ियों के रूप में विभाजित है। और ये पहाड़ियां किस दिशा की ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसमें पहली आती है गिरनार पहाड़ी जो कि गुजरात में है, महादेव पहाड़ी एमपी में है, मेकाल पहाड़ी एमपी में, और पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड में है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी का सर्वाधिक हिस्सा कहां पर है? झारखंड में। महादेव पहाड़ी के पास मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल पंचमढ़ी स्थित है। महादेव पहाड़ी जो है इसके पास मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल पंचमढ़ी स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसके मध्य स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ये आप देखिए, आपको बताया था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी अलग कर रही है? ताप्ती नदी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये अरावली हो गई, फिर इसके बाद ये चंबल नदी, फिर हो गई ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर इसके बाद आएगी अपने नर्मदा नदी, फिर आएगी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर आएगी अपने ताप्ती नदी। तो आप ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन नदियों के बीच में है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। तो आप यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है इसका? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग को मेकाल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसका पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? मेकाल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये पहाड़ियों का क्रम भी कैसे था? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर मेकाल पहाड़ी आएगी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग को मेकाल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इस सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ मध्य प्रदेश में, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और दूसरी ऊंची चोटी है धूपगढ़ी के बाद अमरकंटक। फिर आता है अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह पर्वत श्रेणी जो है ताप्ती नदी के द्वारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से अलग होती है। ये आपको बताया था यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। अजंता पर्वत श्रेणी जो है ताप्ती नदी के द्वारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से अलग होती है। और अजंता पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सुरपाल नाथ की पहाड़ियां, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर और यह महाराष्ट्र में स्थित है। और अजंता पर्वत श्रेणी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो अजंता पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सुरपाल नाथ की पहाड़ियां 700 मीटर और ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार खानदेश के मैदान महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। खानदेश का मैदान कहां पर है? महाराष्ट्र में। और खानदेश का मैदान कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी बनाती है। तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो खानदेश के मैदान महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। और खानदेश का मैदान कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी बनाती है। पश्चिमी घाट की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर है पश्चिमी घाट की कुल लंबाई। और औसत ऊंचाई कितनी है इसकी पश्चिमी घाट की? 1066 मीटर। कुल लंबाई है पश्चिमी घाट की 1600 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है 1066 मीटर। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुड़ी केरल में है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और ये रीट 2015 में क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी केरल में, और जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट है ये सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहलाता है। अब आता है अपने पश्चिमी घाट को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तरी सह्याद्री। और इस उत्तरी सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है? खानदेश के मैदान से घाट प्रभा नदी तक। खानदेश के मैदान से घाट प्रभा नदी तक विस्तार है इसका। और इसकी लंबाई कितनी है उत्तरी सह्याद्री की? 650 किलोमीटर। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है और पश्चिमी घाट की कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर।
जिसको 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग है उत्तरी सह्याद्री, जिसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई, महाराष्ट्र में, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई, और ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। और इस उत्तरी सह्याद्री को जो है विदर्भ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री को विदर्भ के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तरी सह्याद्री में स्थित सदाबहार वनों को 16 वन भी कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री में जो सदाबहार वन होते हैं उन्हें 16 वन भी कहा जाता है। फिर आता है दूसरा भाग पश्चिमी घाट का, मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री का विस्तार होता है घाट प्रभा नदी से पालघाट दर्रे तक। घाट प्रभा नदी से पालघाट दर्रे तक। और इसकी लंबाई कितनी है? 660 किलोमीटर। और मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, 1892 मीटर ऊंचाई है इसकी, और यह कर्नाटक में स्थित है। फिर आता है इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? कर्नाटक में, मध्य सह्याद्री का। फिर आती है अपने तीसरा भाग पश्चिमी घाट का, दक्षिणी सह्याद्री। और इस दक्षिणी सह्याद्री का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? पालघाट दर्रे केरल से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। पालघाट दर्रा केरल से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार है। और इसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। इन तीनों को मिलाकर 1600 किलोमीटर होगी। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर, जिसके 3 भाग उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? यही अनाईमुड़ी केरल, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई है 2695 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी है दक्षिणी सह्याद्री की? 290 किलोमीटर। फिर आता है पश्चिमी घाट के बाद पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? पहला दर्रा आता है पालघाट दर्रा, जो कि कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखने की? कोकोपा। कोकोपा कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है पालघाट दर्रा। ये पश्चिमी घाट के दर्रे पड़ रहे अपन, याद रखिएगा। पालघाट दर्रा, जिसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? कोकोपा। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है पालघाट दर्रा। और इस दर्रे से होकर NH47 गुजरता है। पालघाट दर्रे से होकर कौन सा NH गुजरता है? NH47 गुजरता है पालघाट दर्रे से। फिर दूसरा आता है थालघाट दर्रा, और ये कहां से कहां तक जाता है? नासिक से मुंबई को जोड़ता है थालघाट दर्रा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? मुन्ना थाल खा गया। मुन्ना थाल खा गया। मुंह से हो गया मुंबई, ना से हो गया नासिक, और थाल से हो गया थालघाट दर्रा। तो थालघाट दर्रा जो किसको जोड़ेगा? नासिक को मुंबई से। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? मुन्ना थाल। और इस दर्रे से NH3 गुजरता है। पालघाट दर्रे से गुजर रहा था NH47, और थालघाट दर्रे से गुजरेगा NH3। फिर आता है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? MP4। एम से तो हो गया मुंबई, पी से हो गया पुणे, और 4 से हो गया भोर। MP4 मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोरघाट दर्रा। फिर आता है सिनेकोट दर्रा। सिनेकोट दर्रा जो है त्रिवेंद्रम केरल को मदुरै तमिलनाडु से जोड़ता है। सिनेकोट दर्रा जो है ये त्रिवेंद्रम मदुरै केरल को मदुरै जो है तमिलनाडु में इसे जोड़ता है। अब आता है पश्चिमी घाट के बाद पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है ये पहाड़ियां नदियों के द्वारा अपर्दित कर दी गई खादर या डेल्टा के जमाव से बनी है। नदियों द्वारा जो अपर्दन कर लाई गई मिट्टी होती है, उन पहाड़ियों इन नदियों के द्वारा अपर्दित कर दी गई खादर या डेल्टा के जमाव से पूर्वी घाट पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। और पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? महानदी के डेल्टा से नीलगिरी की पहाड़ियों तक पूर्वी घाट का विस्तार है। महानदी के डेल्टा से नीलगिरी की पहाड़ियों तक पूर्वी घाट का विस्तार है। और ये पहाड़ियां जो है पूर्वी घाट की, ये निम्न रूपों में विस्तारित हैं। सेवराय और झावेड़ी की पहाड़ियां, ये पूर्वी घाट का भाग है, याद रखिएगा। सेवराय और झावेड़ी की पहाड़ियां तो हैं तमिलनाडु में। फिर आएगी नागरकोल की पहाड़ियां, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर आएगी अन्नाकुंडे की पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश में। फिर आएगी महेंद्रगिरी उड़ीसा में, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। सेवराय और झावेरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, नागरकोल की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, अन्नाकुंडे की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ये पर्वत चोटी आप याद रखिएगा। फिर आती है अपने नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसका विस्तार कौन से राज्यों में आपको पहले बताया था? KKT, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। और यहाँ पर चंदन के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये नीलगिरी की पहाड़ियां जो है चंदन के वनों के लिए जानी जाती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियों में ही भारत का प्रथम जैविक पार्क 2007 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी की पहाड़ियों में भारत का सबसे पहला जैविक पार्क 2007 में स्थापित किया गया था। इसके बाद भारत का दूसरा जैविक पार्क नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में 18 सितंबर 2007 को स्थापित किया गया था। दक्षिणी भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों से होता है तमिलनाडु में।
और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी इसे कह सकते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। जबकि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अपने कौन सी थी? वो अनाईमुड़ी केरल, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 2695 मीटर। और डोडा बेटा है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। यह आ गया फैक्ट। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये डोडा बेटा, जबकि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी केरल, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह आप याद रखिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो कौन सी पहाड़ियां कहलाती है? नीलगिरी की पहाड़ियां कहलाती हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है कहां पर होता है? कौन सी पहाड़ियों पर मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। फिर आती है अपने कार्डामम की पहाड़ियां, ये भी अपने तमिलनाडु में है। और ये कार्डामम की जो पहाड़ियां हैं ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। दो क्वेश्चन आते हैं, हिमालय की उत्तरतम पहाड़ियां, हिमालय की दक्षिणतम पहाड़ियां। अभी इसमें ये बोल रहा है ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं कार्डामम की पहाड़ियां, और भारत की उत्तरोत्तम पहाड़ियां हैं काराकोरम की पहाड़ियां, जो कि जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा, दो फैक्ट है इसमें। ये तो भारत की पहाड़ियां हैं उत्तर और दक्षिण वाली, और हिमालय की भी अलग आएगी। तो भारत की उत्तरोत्तम तो है काराकोरम और भारत की दक्षिणतम है कार्डामम की पहाड़ियां। फिर आती है अपने हिमालय की उत्तरोत्तम पहाड़ियां। उत्तरोत्तम भी एक ही सेम है जो भारत की है, काराकोरम की पहाड़ियां। हिमालय की उत्तरोत्तम पहाड़ियां हैं काराकोरम की पहाड़ियां जम्मू कश्मीर में, और हिमालय की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं शिवालिक की पहाड़ियां। जबकि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी थी? कार्डामम की पहाड़ियां तमिलनाडु में, और हिमालय की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं शिवालिक की पहाड़ियां। अब आता है अन्य प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? बाबा बदून की पहाड़ियां, ये कर्नाटक में है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बदून की पहाड़ी कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर आती है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी, यह कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी। फिर आता है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, यह भी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में। फिर आएगी बराइल पर्वत श्रेणी और नियाउसा पर्वत श्रेणी, बराइल और नियाउसा पर्वत श्रेणी असम में है। मिजो पर्वत मिजोरम में, नागा पर्वत नागालैंड में। फिर आएगी पटकोई और मिसमी पहाड़ियां जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है, पटकोई और मिसमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में। फिर आएगी बालाघाट पर्वत श्रेणी, ये महाराष्ट्र में है, बालाघाट पर्वत श्रेणी। फिर आएगी सिहावा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ में, सिहावा पर्वत श्रेणी। फिर आएगी राजमहल की पहाड़ियां, ये पश्चिमी बंगाल में है। राजमहल ये पाया था, आपने पढ़ा था मेघालय के पठार में। राजमहल की पहाड़ियां हैं पश्चिमी बंगाल में। रामगढ़ की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में। गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां हैं मेघालय में, और रामगढ़ की पहाड़ियां कहां थी? एमपी में। फिर आएगी राजहरो की पहाड़ियां हैं छत्तीसगढ़ में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पिक, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है धुलियार, धुलियार है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। यह आपका हो गया पहाड़ी भाग कंप्लीट। फिर अपन भारत की भौतिक विशेषताओं में लास्ट पढ़ेंगे मैदानी भाग। इसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।